बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैंने आपसे बड़े अहम टॉपिक पे बात करनी थी, तरबियत और परवरिश की। तरबियत की तो बात करनी है लेकिन अपनी तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है आज, तो अगर मेरा गला ज़रा सा उसमें ख़राश है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा व्यूअर्स। वो आपको पता है आजकल हर कोई बीमार हुआ है और लाहौर में क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम ज़रा सेटल हो जाता है, कभी हब स्पॉट हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो वो जो इतना ज़्यादा सीजनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से तबीयत मेरी भी आखिर ख़राब हो ही गई। अच्छा, मैं बड़ी खुश थी, घर में सारे बीमार थे तो खुश इस लिहाज से थी कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बचाव हो गया। लेकिन वो हमेशा यही होता है कि घर में सब जब बीमार होकर फ्री हो जाते हैं तो फिर सब की बीमारी जो है वो मुझे लग जाती है। तो खैर इस वक्त थोड़ी सी तबीयत डाउन है, सो प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ में ख़राश आ रही है और ज़रा आवाज़ अप एंड डाउन हो रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस आज मैंने बात करनी है तरबियत पे। वैसे तो तरबियत के बारे में हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन तरबियत करते हुए एक परवरिश का एलिमेंट भी आता है। देखिए, तरबियत तो ये है कि हम बच्चों को अच्छे और गलत के बीच का फ़र्क बताएं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। फिर जब हम बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो तरबियत के ऑपोजिट जा रही होती हैं। यानी कि आई गिव यू एन एग्जांपल, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा आजिज़ी से चलना चाहिए, ज़्यादा डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर उसी के बरक्स हम अपने बच्चों को ऐसी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें देते हैं, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो या तो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं या बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और ख़ुद हम बच्चों के अंदर एक डिज़ायर पैदा कर रहे होते हैं चीज़ों की। आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरे जानने वाले हैं कुछ रिलेटिव्स, उन्होंने अपने बच्चों को, हर बच्चे को अलहदा टैब लेके दिया हुआ है। एक तरफ हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों शेयर करना चाहिए और मिलजुल के साथ चलना चाहिए। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को अलहदा अलहदा टैब लेके दिए। तीनों बच्चों के पास अपने अपने मोबाइल हैं, जिनमें से एक बच्चा 6 साल का है। सो बात ये कि व्यूअर्स, एक तरफ हम बच्चों को आजिज़ी सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि बेटे ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, अगर हम अफोर्ड भी करते हों तो बच्चों के अंदर वो आदत नहीं डालनी चाहिए जो कल को वो ख़ुद नहीं सस्टेन कर पाएंगे। और उसके अलावा एक एहसास होना चाहिए इंसान में। एक एग्जांपल दूंगी, रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं। उन रोज़े रखने का क्या मकसद होता है? एक उसमें से बहुत से मकासद हैं, इबादत वगैरह सब कुछ हमारे मतलब अगर हम बात करें पिलर्स ऑफ इस्लाम की तो रोज़ा उनमें से एक है। लेकिन रोज़े रखने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हमें उन लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो जो अफोर्ड नहीं करते। अब एक तरफ हम भूख और प्यास का एहसास कराते हैं, दूसरी तरफ जब रमज़ान में रोज़ा खोलने की बात आती है तो इतने बड़े बड़े दस्तरखान सजा देते हैं और इतने ग्लैमरस इफ्तारियाँ और सहरियाँ करते हैं, उसके बाद डिनर का भी बड़ा एहतमाम करते हैं। तो वो कुछ घंटे का रोज़ा जो है, उसके बाद जब इस लेवल की एक तरह से वो जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द ब्लू किस्म की जब आप चीज़ें करते हैं तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? एक कन्फ्यूज़ मैसेज दे रहे हैं। इसी तरह जब हम बच्चों को कहते हैं कि जी बेटा हमें उसूल फ़ॉलो करने चाहिए और जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं उनको हमें आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन फिर इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल है कि लाहौर में कुछ दिन पहले ही एक 16 साल का बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था, बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और 2 लोगों की जान चली गई। अब मुझे एक बात बताएं, 16 साल के बच्चे को गाड़ी देने का क्या सेंस और क्या तुक बनता है, जबकि बाय लॉ 18 साल की उम्र पे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं एंड विदाउट लाइसेंस एंड विदाउट लर्नर्स परमिट तो आप गाड़ी के व्हील के पीछे बैठ ही नहीं सकते। तो 16 साल के बच्चे के पास डेफिनेटली ना लर्नर्स परमिट होगा और ना ड्राइवर्स लाइसेंस होगा। एक तरफ आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चों आपने उसूल फॉलो करने हैं, और ये सब चीज़ें हमारी तरबियत और परवरिश का हिस्सा हैं। एक तरफ हम बच्चों को कह रहे हैं रूल्स को फॉलो करें और फिर खुद ही उन रूल्स को हम ब्रेक कर रहे हैं। मेरे अपने बेटे हमज़ा के, मुझे याद है कि उसके एक दोस्त की 16वीं सालगिरह थी तो उसके पेरेंट्स ने उसको गाड़ी ख़रीद के दी एज अ गिफ्ट। बड़े अमीर लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे, उनको और नवाजे। लेकिन जब 16 साल के बच्चे को उन्होंने गाड़ी ख़रीद के दी तो बेसिकली तो ये कहा ना कि बेटा अब तुम चला लो। और वो बच्चा हमारे घर जब गाड़ी चला के आता था, हमज़ा कहता था मामा हम लोग ज़रा बाहर। मैंने कहा बेटे आप अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जा सकते हैं या फिर हमारी गाड़ी में आप दोनों चले जाएँ। एक बच्चा जो 16 साल का है उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और फिर मैंने उस बच्चे को जाके कहा कि बेटे देखे, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ
अभी मैं ना किसी को कुछ कह रही हूँ और ना ही मैं कुछ करूँगी, लेकिन अगर बेटे आप नेक्स्ट टाइम खुद गाड़ी चला के घर आए तो मुझे फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टेट चैनल पे बैठ के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ। आई विल बी ऑनेस्ट, इतना फेवर मैंने उस बच्चे को दिया ज़रूर, और सच्ची बात है उसके बाद वो बच्चा कम से कम हमारे घर खुद गाड़ी चला के नहीं आया। तो बच्चों को अगर आप तमीज़ से समझाएं और तरीके से समझाएं, उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा आप मुझे खाला कहते हो। अब खाला एक ऐसी फील्ड में है जहाँ पे एक तो मैं खुद भी मामा हूँ, आप जब गाड़ी चला के आते हो फिर हमजा कहता है कि मैंने उसी के साथ बैठ के जाना है, तो बेटा फिर मेरे घर के रूल सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटे एक तो खुद ना चलाओ गाड़ी। अब वो चलाई उसने नहीं चलाई, मेरा एक खाला होने के नाते इससे ज़्यादा कहना बनता नहीं था, और इतना मैंने उसको वो मार्जिन दे दी कि बेटे आप अगली बार गाड़ी चला के खुद आओगे तो मुझे फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा अपना नेफ्यू, मेरी अपनी औलाद क्यों ना हो, हमजा ने, व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कभी आप में से किसी को टकरा तो पूछिएगा, उसने 17 साल की उम्र के बाद जो मेरी ज़िंदगी अजीरन की, मैंने गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी चलाने थे, मैंने गाड़ी चलानी है, हमारे पास घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मम्मा, एक गाड़ी अगर मैंने कहा बेटा गाड़ी की बात नहीं है, हमारे घर में करोड़ गाड़ियाँ भी खड़ी होती तो मैं आपको गाड़ी चलाने की परमिशन दे नहीं सकती, कानूनी तौर पर नहीं दे सकती, इलीगल चीज़ है। व्यूअर्स देखें, जो बात हम कहते हैं जब तक हम उस पर खुद अमल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे फिर उस पर क्यों अमल करेंगे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज रेज़ करनी थी। हम अल्फाज तो बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, डांट के भी समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ें करते हैं। हम बच्चों की तरबियत में उनको ये गाइड करते हैं कि बेटे झूठ नहीं बोलना, लेकिन कोई गेट पे अगर आ जाए जिसको हम अवॉइड कर रहे थे या फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे, वो गेट पे आ जाए तो अपने ही बच्चों को या घर के स्टाफ को बाहर भेजते कि बेटा कहते हैं कि घर पे नहीं है। तो क्या बच्चे ये चीज़ें नहीं देख रहे? तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्बली आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि बेटे झूठ नहीं बोलना, लेकिन फिर खुद ही बच्चे से आपने झूठ बुलवाया। देखिए व्यूअर्स, एक एज के बाद जैसे 25-30 साल की उम्र के बाद मैं मानती हूँ कि आप बच्चों को ये कहते हैं कि बेटे ठीक है, अगर घर पे आपकी सही तरबियत नहीं हुई तो आप भी इस दुनिया में रहते हैं, आपने क्या बेसिक तमीज़ नहीं सीखी। लेकिन जब 16 साल का बच्चा कोई इस तरह की हरकत करता है या 14 साल का बच्चा कोई भंड करता है या कोई ऐसी इलीगल या इलिसिट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे माँ बाप से सवाल करना पड़ता है और पूछना पड़ता है। और जिस बच्चे की मैं आपको बता रही थी गाड़ी वाली बात, मैंने उसके पेरेंट्स को भी कॉल करके बात की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा देखें, मेरे शौहर वकील हैं, मैं स्टेट चैनल की एक मॉर्निंग शो की होस्ट हूँ, मुझे प्लीज़ बता दें कि जब आप मेरे घर इस तरह से बच्चे को खुद ड्राइव करके गाड़ी में भेजते हैं तो मेरी पोजीशन कितनी अजीब हो जाती है। और फिर मैंने थोड़ा डरा भी दिया कि बहुत से लोग टीवी के घर भी आते हैं, अगर किसी ने ये चीज़ नोट कर ली, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो शायद मेरी उस बात से थोड़ा सा उन्होंने बात माइंड की। सच्ची जो बात है, ज़रा सा वो जो कहते हैं ना औखे ज़रूर हुए, लेकिन फिर आई थिंक मेरे पॉइंट को वो अंडरस्टैंड कर गए थे। देखिए व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि अगर एक पुलिस वाले का अपना बच्चा जो है वो गैर कानूनी काम करेगा तो वो और भी बड़ा स्कैंडल बनेगा, और ज़्यादा हैरान कुन बात होगी कि पुलिस वाले के बच्चे ने ऐसा काम कैसे कर दिया। तो हम लोग भी जो पोजीशंस में होते हैं इस किस्म की, हमारे पे तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। और वही वाली बात है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि जो आप कह रहे हैं फिर आप उसको प्रैक्टिस भी करें। जब हम बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं व्यूअर्स, बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, घर में स्टाफ हमारे काम करता है, गुस्सा चढ़ा, आपने स्टाफ से बहुत गुस्ताखी और बड़ी बदतमीज़ी से बात की, और वैसे आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा आपने आपा करके या आपी करके या बाजी करके इनसे बात करनी है, या भाई करके बात करनी है, या अंकल करके बात करनी है। अब आप घर के स्टाफ से, जैसे कि अगर घर में आया जी से आप ने बहुत ऊंची आवाज़ में बुरे लहजे में बच्चों के सामने बात की, बच्चों को आपने जो भी वर्बली किया है, बच्चों को भी जब वट चढ़ेगा तो वो फिर उसी तरह गुस्ताखी करेंगे, क्योंकि एंड में तो उनको ये बात पता है ना कि ये बाजी जो है ये हमारे घर में काम करती हैं, इनको सैलरी अम्मा या अब्बा देते हैं हमारे। तो बच्चों में एक वो चीज़ आ जाती है। अगर बच्चे को कहना है कि बच्चे गाली नहीं निकालनी, तो फिर आपने भी घर पे गाली नहीं निकालनी। अगर बच्चे को कहना है कि ऊंची आवाज़ में ऊंचे लहजे में बात नहीं करनी, तो फिर आपने भी अपने आप को मेनटेन करना है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना अगर इतना आसान काम होता व्यूअर्स, तो क्यों फिर माँ के पैरों तले जन्नत और बाप को उस जन्नत का दरवाज़ा बनाए? क्योंकि एक तो आपकी तरबियत होती है जब आप खुद बच्चे होते हैं, फिर एक आपको अपनी तरबियत खुद फिर से करनी पड़ती है जब आप माँ बाप होते हैं। और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, बच्चे इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ है, लेकिन उनको फितना का है। क्यों? क्योंकि वो आपको उस लेवल पे टेम्प्ट कर देते हैं वो काम करने में जो आपके लिए बड़े अनएक्सेप्टेबल होते हैं।
जब बच्चा लाड में, प्यार में, गोदियों में चढ़ चढ़ के आपसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट करता है तो हम बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ों को अग्री कर जाते हैं। और यहाँ पे एक आखिरी चीज़ कह के किचन की तरफ बढ़ना चाहूँगी कि व्यूअर्स, एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट करते हैं और बच्चों को गलत तरीके से लेके चलते हैं, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके टाइम से पहले जो है वो बड़ा हो कर देते हैं। अब जैसे कि टेलीविज़न पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के देखने वाली नहीं होती, जैसे कि PG-13 या PG-16 कि एक सर्टेन एज से छोटे बच्चों को वो चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। जो ड्रामे वगैरह हम लोग देखते हैं घरों में बैठ के, बहुत से ऐसे प्लेज होते हैं जो यंगर जनरेशन के या छोटे बच्चों के देखने वाले नहीं होते। जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उनकी सोच भी बड़ी दकियानूसी हो जाती है और फिर वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे बड़ों वाली बातें करना शुरू हो जाते हैं। गॉसिप एक ऐसी चीज़ जो हर बंदा अपने घर में करता है, इधर की उधर, उधर की इधर, आपस में बातें हो रही हैं, बच्चे चीज़ें देख रहे हैं, फिर जब वो वही चीज़ करते हैं तो हमें गुस्सा चढ़ता है। सो व्यूअर्स, जब अपने बच्चे हो जाते हैं ना तो कॉन्स्टेंटली इंसान को इनवर्ड देखना पड़ता है, अपने गिरबान में झांकना पड़ता है और अपनी इस्लाह करनी पड़ती है। अब नाश्ता ना करने की मेरी बहुत बुरी आदत है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भी जो हैं वो नाश्ते पे बहुत तंग करते हैं। तो मैंने फिर जैसे तैसे भी कुछ ना कुछ सुबह जब बच्चों के साथ नाश्ता कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ ताकि उनको भी हो कि मामा भी नाश्ता करती हैं। आप नोटिस करेंगे जिनके पेरेंट्स नाश्ता नहीं करते उनके बच्चे नाश्ता नहीं करते, जो पेरेंट्स रात को लेट जागते हैं उनके बच्चे भी लेट जागते हैं। सो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ज़रा सी डाउन है, बट यू नो ये तो चलता ही रहता है। अब तरबियत की बात कर रहे हैं, अब कल फॉर एग्जांपल मुझे छींकें बहुत आ रही थी तो बार बार मैं टिश्यू नाक के, जैसे ही मुझे छींक आने टिश्यू सामने करके छींक मारूँ, मैं को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो नूर भी ना मेरी नकल उतारते हुए वही चीज़ करे तो वो उसकी हैबिट का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर मैं छींकें इस तरह लोगों के मुँह पर मार रही हूँ और खांस रही हूँ मुँह खुले मुँह के साथ, तो टीवी पे तो बैठ के हम यही कहते हैं ना कि ठीक है टिश्यू का इस्तेमाल करें, कि अगर आपको एकदम से छींक आई या हाथ में कुछ नहीं है तो अपने बाजू के अंदर करें, किसी के मुंह के ऊपर नहीं करना चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। चीज़ें स्पेशली जब बीमार हों तो शेयर ना करें आपस में, खाने पीने की टॉवल्स वगैरह ये वो जी। फिर वही चीज़ें अगर हम खुद करते हैं तो फिर बात तो गलत हो जाती है। बिल्कुल, फिर तो एक दोगली पर्सनैलिटी है आप। और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है जोगन, जब आप कोई भी टॉपिक अनाउंस करती हैं और उसके बाद जो आप अपनी लाइफ एग्जांपल्स देती हैं ना, उससे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बात व्यूअर्स को समझ आ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे आपकी आदत लगती है। और दूसरा बात ये कि देखिए हम इंसान हैं और गलतियों के पुतले हैं। मेरा अपने बच्चे ने मुझे इंसिस्ट किया, जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि बाइक लेके वो चला जाता है, बाइक की चाबी क्यों है बच्चे के पास भाई, और बच्चे के पास बाइक की चाबी की एक्सेस क्यों है? बिल्कुल, आप बाइक की चाबी की वो कर ले और चेन लगा ले और लॉक करके बाइक को अपनी रखें। बात ये कि व्यूअर्स, अल्लाह ना करे उस बच्चे की उस बाइक पे जाके सौदा लेके वापस आने के सफ़र में खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती है, उस बच्चे की तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई और जिसकी जान गई और उसके ख़ानदान वालों को कौन क्या जवाब देगा। बिल्कुल ऐसा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने को। लेकिन इस टॉपिक के हवाले से जुगन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो बॉर्डर लाइन होती है ना इसमें, वो ये होती है कि हम एक तो बहुत ज़्यादा कभी कभी लाड प्यार कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती भी कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं बच्चों के लिए, तरबियत और परवरिश में। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है। बहुत सेम थिंग जो शेफ़ तैयबा कह रही है, चीख के और डांट के जो बात करेंगे ना, बच्चा वही काम करेगा। बिल्कुल, आपके सामने नहीं करेगा लेकिन करेगा ज़रूर। इसलिए कम्युनिकेशन की लाइंस, मैं कहती हूँ अब के माँ बाप का टास्क बहुत मुश्किल है। उन्होंने पेरेंट्स भी बनना है और दोस्त भी बनना है। बिल्कुल ऐसा। और वो बैलेंस ढूंढना इतना मुश्किल है क्योंकि दोस्त तो फिर हर बात मान जाता है और माँ बाप का काम ही है कि बच्चों को एक सर्टेन गाइडेंस के साथ लेके चलना। और मसला ये है कि तैयबा जी और मैं उस जेनरेशन के हैं जहाँ पे हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो एक अब्बा की नज़र होती थी। बिल्कुल, वो सिर्फ कुछ हो रहा होता था, कोई पंगा बंदा करता था, एक ऐसे नज़र आती थी और माँ और बच्चों सब का फूक सारी निकल जाती थी और हम मदद पुत्र बन जाते। और जो चीज़ें जो कि हमें सिखानी पड़ी एक डिसिप्लिन लाइफ, वो हमने अपने बचपन से देखी है अपने माँ बाप को फॉलो करते हुए, और ऑब्वियसली फिर हमने भी उनके साथ साथ उसी चीज़ को फॉलो किया। तो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। ओह, माय फेवरेट, जो अब आजकल बनता ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं बनता, लोग घरों में बनाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत चीज़ें स्किप हो गई हैं लाइफ से। और साथ हम कद्दू का रायता बना रहे हैं। ओह वेरी नाइस, क्योंकि देखिए ना बैंगन का रायता, बैंगन का भरता जो है, और बैंगन का रायता भी बड़ा मज़े का बनता है। जिस तरह आप बैंगन के भरते को लिए बैंगन को वो पका लेते हैं, उसी को अगर आप मैश करके एग्जैक्ट वही रेसिपी फॉलो करें जो कद्दू के रायते की है, कद्दू को निकाल दें उसमें से, तो बड़ा मज़े का एक बैंगन का मिक्स्ड रायता बन जाता है। ऑलमोस्ट लाइक
है, मुंह में पानी आ गया। और बाय द वे आप चम्मच से खा सकते हैं, बिल्कुल इवन कद्दू का रायता चम्मच से आप बोल में खा लें, जिस तरह लोग चाट खाते हैं उसी कद्दू के रायते में थोड़े से आप उबले हुए चने डाल दें, कंप्लीट मील। तो रेसिपीज जी व्यूअर्स, बैंगन के भरते के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं उनमें बैंगन 1 किलो, दही आधा कप इस्तेमाल करें हम, प्याज 3 से 4 अदद हैं, टमाटर 4 अदद, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया और हरी मिर्च हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैंगन जो हैं उनकी जो स्किन है वो आपने बर्न कर लेनी है, जला लेनी है। चूल्हे के ऊपर कर लें, आप ग्रिल पैन के ऊपर कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने चूल्हे के ऊपर ही रखनी है, आप ग्रिल पैन के अंदर भी उसको रोस्ट कर सकते हैं। वो जब पक जाए पूरी तरह मतलब जल जाए तो फिर उसकी हमने स्किन जो है वो उतार लेनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एक पैन में हम लेंगे ऑयल थोड़ा सा, उसके अंदर जो है, वैसे इसके लिए बेस्ट है अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, बहुत उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और तेल के अंदर जो है हम प्याज चॉप किए हुए ऐड करेंगे, उसको हम लाइट सा गोल्डन करेंगे, साथ हम टमाटर ऐड कर देंगे और जितने मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो हम सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो बैंगन है उनको हमने मैश किया होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे जब अच्छी तरह प्याज और टमाटर कुक हो जाएंगे फिर। और उसके साथ जो है हम दही ऐड करके इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और बस जब ये तैयार हो जाए तो इसको आप सर्व करें। और गार्निश जो है वो हम हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ करेंगे। दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, कद्दू का रायता। उसके लिए जो है हमने लिया है दही आधा किलो, पुदीना हस्बे ज़रूरत है, नमक हस्बे जायका है, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और कद्दू 1 अदद। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, कद्दू जो है उसको मैंने स्टीम कर लिया था, स्टीम करके उसको मैंने मैशर के साथ मैश कर लिया। और दही के अंदर जो है हम नमक, काली मिर्च, पुदीना और हरी मिर्चें जो हैं वो आप ग्राइंड करके ऐड कर दें इसके अंदर। और बस सिंपली वो कद्दू ऐड करके हम रायते के साथ, उसके साथ भरते के साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल सही। और कद्दू आप कद्दूकश करके डालेंगे ना? सो नहीं, उसको मैंने वो किया ना स्टीम करके, तो फिर मैश कर लिया। आप कद्दूकश करके भी उसको कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसको कद्दू को कच्चा भी डाल देते हैं और कद्दू बाय द वे कच्चा खाया जा सकता है। सो उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो और ज़्यादा मेंटेन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ तैयबा। व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले मॉर्निंग एट होम लेके आ रहा है 14 अगस्त के स्पेशल शोज़। फिर से आज डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इस शो में हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल खाने और कल्चरल ड्रेसेस। आप अपना फ़ोन उठाएं और हमें फ़ौरन व्हाट्सएप कीजिए तस्वीरें और वीडियोस, और आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तस्वीरें और वीडियोस जब भेजेंगे तो अपना नाम और साथ में किधर से आपने वीडियोस भेजे, ये किस जगह से भेजिए। जैसे पाकपतन में हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं, हमारे बहुत से व्यूअर्स चीचावतनी में हैं, क्वेटा में, मुल्तान में, मतलब डिफरेंट इलाकों से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कि जी इस इलाके से इस शख्स ने ये वीडियो या ये तस्वीर भेजी है। अब तस्वीरें किस किस्म की होनी चाहिए, लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल कपड़ों में, जैसे कि पंजाबी आउटफिट हो गया, सिंधी आउटफिट हो गया, जो भी जिधर से भी आप बिलोंग करते हैं, कोई ट्रेडिशनल आउटफिट में अपने या अपने बच्चों की तस्वीरें या वीडियोस या मिलके भी बना सकते हैं आप, वो हमारे साथ शेयर करें। जश्न आज़ादी सबको विश करें, तो जश्न आज़ादी मुबारक बेशक कह दें, व्हाटएवर, तो वो एक वीडियो बना दें शॉर्ट सी, वो हमारे साथ शेयर कर लें। बहुत लंबी ना बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि 30 सेकंड के अंदर अंदर की हो। उसके अलावा जो हमारी खाने की वीडियोज़ हैं, अच्छा अब बहुत सी ट्रेडिशनल निहारी हो गई, पाए हो गए, हरीसा हो गया, हलीम हो गई, शबदेग हो गई, डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट डिशेस होती हैं। तो ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हुए, हलवा जात बनाते हुए आपने वीडियो बनानी है या हाथ में पकड़ के तस्वीर हमारे साथ शेयर करनी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा भी कि कौन सी चीज़ है, क्या है, थोड़ी सी अगर आपने डिस्क्रिप्शन भी देनी है। सो 0316411885 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0316411885। अभी आई एम श्योर कि बहुत से लोगों के बच्चों के ट्रेडिशनल इवेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, जिस तरह लास्ट ईयर की मेरे पास भी नूर और हसन की वीडियोज़ हैं 14 अगस्त की, आपके पास भी होंगी, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा बच्चों की अपनी एज एडल्ट्स। कभी आपने कोई ट्रेडिशनल आउटफिट में तैयार हुए हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक रेगुलरली आप लोगों के साथ तस्वीरें और वीडियोज़ भी आप लोगों की ही शेयर करेंगे ताकि आप भी हमारे साथ मिल के जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक, आजकल बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस और बहुत से मसाइल हो रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया ना, मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई हुई है अब, बिकॉज मौसम बहुत अजीब सा हुआ है। मानसून की बारिशें एक जगह चल रही हैं, फिर कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है।
बारिश, ड्राई, ह्यूमिडिटी, बहुत से घरों में आपने देखा होगा फंगस लगी हुई है, पेंटिंग्स के पीछे लगी होगी, टेबल टॉप्स के ऊपर अजीब सी नमी सी आई हुई है। सो प्लीज़ एक तो चीज़ों को एयर आउट करें, और जिस्मानी तौर पे जो मसाइल हो रहे हैं इसकी वजह से वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो हमने अपने हाई अचीवर्स का जो सेगमेंट शुरू करना था वो तो हमने 1 अगस्त से करना था, क्योंकि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हम बड़े आप लोगों के लिए ग्रैंड प्लान किया हुआ है हमने कि हम शोज़ वगैरह करेंगे। लेकिन जब हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली के कोई मेंबर कोई चीज़ अचीव करते हैं और हमारे मुल्क को जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में फिर मेडल भी लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। और ऑनेस्टली व्यूअर्स, अगेन वो जो मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था ना कि कुछ मुंह बोले रिश्ते होते हैं, कुछ खून के होते हैं। कभी कभी मुंह बोले रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा प्यारे और यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो फैमिली है जो आपने चूज़ की होती है। तो मेरी चोज़न फैमिली में से एक बहुत ही प्यारे हमारे भाई, सो प्राउड ऑफ हिम, ISAPS वर्ल्ड कांग्रेस गोल्ड मेडलिस्ट 2025 हमारे साथ हैं। ISAPS क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अफजाल बाजवा हमारे साथ है। भाई तैयबाजी तालियां, हम 2 हैं लेकिन हम बजाएंगे तालियां। थैंक यू। देखिए भैया, बात ये कि ये एक ऐसी फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी एंड एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी। इसमें व्यूअर्स बोटो आप नॉन इन्वेसिव से लेके मोस्ट इन्वेसिव, जैसे कि नोज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना, जॉ लाइन को रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, राइट? तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह 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 इन्होंने हमें इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट किया और नॉट एन ऑर्डिनरी मेडल, गोल्ड मेडल लेके आए हैं मेरे भाई। अच्छा, तो ये इसकी माजरा क्या? अब आपको तो मैं नलायक सी हूँ और हम लोग अक्सर प्रोग्राम पे क्वैक्स की बात करते हैं। हर दूसरे नुक्कड़ कोने में लोगों ने दुकान खोली हुई है और बेच रहे हैं, आई एम सॉरी, ब्यूटी को बेच रहे हैं। आए जी हम आपका बोटॉक्स 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में करते हैं। बोटॉक्स खुद 20-25,000 रुपये से कम की वो शीशी नहीं आती, तो वो कैसे आपकी 5,000 रुपये में हो जाती है? तो क्वैकरी जहाँ पे चल रही है वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे भी प्यारे भाई हैं जो जीत रहे हैं अवार्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। एक्चुअली मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो आई एम रियली इन लव विद प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी का इंतखाब जब किया तो फिर आप समझें कि इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। अच्छा, आई स्पेशलाइज इन प्लास्टिक सर्जरी 4 टाइम्स, 4 दफ़े स्पेशलाइज किया। एक एक बताए कौन कौन सा? FCPS किया प्लास्टिक सर्जरी में, ठीक है। फिर MS किया प्लास्टिक सर्जरी में, फिर FACS किया प्लास्टिक सर्जरी में, फिर PhD की प्लास्टिक सर्जरी में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यू आर अल्हम्दुलिल्लाह। MBBS डॉक्टर एंड PhD डॉक्टर आल्सो। हम मैं भी मेरे भाई को इतना हल्का लेते हैं, हमारे भाई तो बहुत ही गुड। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक्चुअली कुछ रीजनरेटिव आस्पेक्ट है हमारी प्लास्टिक सर्जरी का, जिसमें चीज़ों को जो ख़त्म हो गई होती हैं या एजिंग में चली जाती हैं, या जिस तरह हेयर फॉल हो रहा होता है, फेस पे रिंकल्स आ रही होती हैं, पिगमेंट्स आ रहे होते हैं। आज हमारा जो प्लान भी है वो भी बताइए। यस बिल्कुल। तो जिस तरह हम आज आपके बालों को और आपके फेस का कुछ काम करेंगे। नहीं, मुंह फेस छाड़ दो तुझे, मेरे हर 2 मिनट बाद मेरे फेस पे पै जो बड़ी मुश्किल फेस तो मैंने उस तरह का रखा है जैसा है। नहीं, बट डॉक्टर अफजाल से स्पेशली मैंने आज आते ही कहा, डॉक्टर अफजाल ने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि जुगन आपने मुझे कहा था आप आओगे मेरे पास। सच्ची बात है, जो मेरी छाइयाँ थी मैंने उनके लिए आना था, और डॉक्टर साहब ने जो अदरवाइज ट्रीटमेंट बताई थी वो तो मैंने फॉलो की, काफ़ी बेहतर हो गया। तो एक तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था नूर की पैदाइश पे मेरे पैचेस थे, तो ये क्योंकि पाउडर से कवर हुए हैं इसलिए आपको शायद नज़र नहीं आ रहे, बट यहाँ पे एक छाई सी पड़ती है हल्की सी, और यहाँ पे पड़ती है जो आगे जाके पक्की हो जाएगी, तो वो। और दूसरा जो आपको मैंने बहुत कंप्लेन करी हूँ कि यार डॉक्टर साहब लग रहे जैसे गंजी हो गई है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो यही काम मैंने एक्चुअली एडवांस फॉर्म में स्टार्ट किया। बट डॉक्टर साहब मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाऊंगी। नहीं बिल्कुल, ट्रांसप्लांट तक हमने जाना ही नहीं है, उससे पहले ही हमने आपको बहुत अकीद बेहतर कर लिया। कैसे? वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो रीजनरेटिव आस्पेक्ट है, जिसमें जैसे आपने PRP सुना होगा, अब PRP थोड़ा सा पुराना हो गया, हमने PRP से ज़्यादा अगला वर्जन शुरू किया, मैंने अब PDGF करना शुरू किया, ब्लड से PDGF को सेपरेट करके कंसनट्रेट करके तो उसे लगाना।
फिर बॉडी फैट से कुछ सेल्स निकाले जो रीजनरेटिव आस्पेक्ट में आते हैं, उनको भी हम स्टेम सेल कहते हैं। ये एक्चुअली जो मेरा अभी वाला अवार्ड है 2025 वाला, ये सिंगापुर में आईसैप्स की एनुअल मीटिंग हुई, उसमें कंपटीशन होता है और उसमें रीजनरेटिव आस्पेक्ट में मुझे स्टेम सेल थेरेपी पे वर्ल्ड गोल्ड मेडल मिला। और ये एक्चुअली सिंगापुर में ये अभी जो हमारा 19 जून गुजरा है, ये नेट पे एक्सेसिबल है, अगर आप लिखें आईसैप्स वर्ल्ड अवार्ड विनर्स तो उसमें फिर ये सारी डिटेल्स इसकी आ जाती हैं। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये मेरा मेडल रिपीट हुआ। ये 2023 में ग्रीस में मुझे मिला और फिर 24 में चूँकि कंपटीशन नहीं हुआ था, फिर 25 में कंपटीशन सिंगापुर में हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें भी फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला और इट्स माय सेकंड अवार्ड इन रीजनरेटिव मेडिसिन। माशाल्लाह। मैं अभी आपके साथ व्यूअर्स तस्वीर भी शेयर करती हूँ। मैं आईसैप्स के ओलंपियाड सिंगापुर के अवार्ड विनर्स खोल रही हूँ। Yes. मैं पता है क्यों व्यूअर्स ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा चैनल्स पे ये चीज़ होनी शुरू हो गई है कि लोग अपने जान पहचान वालों को और अदरवाइज़ एक प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे कि डॉक्टर अफजाल के साथ ताल्लुक़ बना मॉर्निंग शो के बेस पे। Yes. फिर और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब को हम कभी भी प्रोग्राम पे नहीं बुला सकते हैं विदाउट प्रॉपर तशखीस, तो डॉक्टर साहब आए, फिर इनसे बातचीत हुई, फिर मैंने ये जाना कि कितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स। अब देखें ना व्यूअर्स, पूरी दुनिया में से इतने ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं बॉडी के ऊपर, ओरल कम्युनिकेशन ब्रेस्ट पे होगा, हेड एंड नेक पे होगा, फिर नीचे आप देखेंगे मिनिमली इन्वेजिव आएगा, ये रीजनरेटिव ब्रेस्ट पे भी है, फेस एंड नेक के ऊपर भी है, फिर मिनिमली इन्वेजिव आएगा, मिनिमली इन्वेसिव आया, और उसमें रैपिड फायर देखिए नीचे। हाँ जी, गोल्ड स्कार थेरेपी इज एट इट्स क्लाइमैक्स विद मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। अब देखे ना व्यूअर्स, दुनिया के हर जगह से लोग आए हुए थे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो प्यारे भाई हैं वो गोल्ड मेडल लेके घर आए हैं। और मैं यही बात कहती हूँ कि डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी इंटरनेशनल डॉक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह कम क्वालिफाइड नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसी है। और हमारे डॉक्टर्स को तो हैंड पिक किया जाता है इंटरनेशनली हॉस्पिटल्स में। जी बिल्कुल ऐसी है, इंटरनेशनल वर्थ है। अब इवन यूएसए अल्लाह से पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे आपको तो अब करोड़ों ऑफर्स आ नहीं जाएंगे नहीं पूरी बिल्कुल दुनिया नहीं, से। मैं इस मिट्टी से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लॉयल, ये मेरी लैंड है, यहाँ मैंने रहना है। और क्योंकि आप किसी भी जगह पे आप अगर स्विच करना चाहें किसी भी इंटरनेशनली किसी बड़े हॉस्पिटल में या व्हाटएवर, तो आप कर सकते हैं। जी मैंने हालांकि कुछ देर अमेरिका में काम किया है, बिल्कुल, बट डिसाइड यही किया कि अपना जो वर्क प्लेस है या जो मैंने सर्व करना है वो अपने लोगों को सर्व करना है। हाँ, बाहर रिप्रेजेंट करने ज़रूर जाना है। जैसे वो आपको याद होगा मेरी 19 इन्वेंशंस हैं जो मैंने प्लास्टिक सर्जरी में की, और वो पाकिस्तान का अब हमारा इदारा है गवर्नमेंट का IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हैं, पेटेंट्स हैं। अब इसी तरह वो अमेरिका में पेटेंट है, तो मैंने कभी भी किसी और मुल्क में डायरेक्ट पेटेंट अप्लाई नहीं किया। अच्छा, मैं पहले अपने मुल्क में IPO को अप्लाई करता हूँ, फिर IPO से कॉपी लेके उस मुल्क में अप्लाई करता हूँ ताकि मेरी मुल्क की भी एक इन्वेंशन काउंट होती है उसमें, और मेरी तो होनी है ज़ाहिर। तो डॉक्टर साहब इसके लिए बंदा खुद सेलेक्ट होता है या आप अप्लाई करते हैं, क्या इसका जी प्रोसेस उसके लिए होता ही है कि और डॉक्टर्स भी अगर देख रहे हैं और हाँ, उसका होता ही है कि इनकी सालाना मीटिंग होती है, उसमें आप अपनी रिसर्चेस भेजते हैं और उस रिसर्चेस को जो आपने रिसर्च की होती है उसको वो रिव्यू करते हैं। एक कमेटी होती है साइंटिफिक, वो फिर जज करती है कि ये अच्छा ये मीटिंग में रिप्रेजेंटेबल है कि नहीं है। अब वो अगर आपको सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप उसमें जाके रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देते हैं। अपनी प्रॉपर एक लेक्चर की फॉर्म में होता है, और वहाँ पे कोई 800 से ज़्यादा पूरी दुनिया से 117 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ कंपटीशन हो रहा होता है। फिर जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद फिर उस पर बाकायदा वोटिंग होती है कि किसकी प्रेजेंटेशन को अवार्ड दिया जाना है। और अल्लाह वाज वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं जब ये घर वालों का क्या रिस्पांस था? इट वाज अमेजिंग, इट वाज यू नो बड़ा यूनिक था। अकेले गए थे, भाभी गई थी, कौन गया था? नहीं, मैं एक्चुअली अकेले गया था। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि जब प्रेजेंट हो रहा था तो वहाँ एक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। अच्छा, ओके। उसकी वजह ये थी कि जब प्रेजेंट होता है ना तो आप अपने आप को इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ लोग जब जैसे रेस में होते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं कौन आपसे बेहतर है, कम है, ज़्यादा। और उसके अलावा ऑडियंस का रिस्पांस भी क्या है? यस यस। और वो आप लोग बैठ के एक दूसरे का भी सुन रहे होते हैं तो आपको समझ आ जाता है। तो उसमें हुआ ये कि जब मैंने प्रेजेंट किया तो मुझे लगा कि एक खातून थी, उनके साथ मेरा को थोड़ा सा टाई हो रहा था, तो मुझे लगा कि उनको अगर ब्रॉन्ज मिला तो मुझे गोल्ड मिलेगा, और अगर मुझे गोल्ड मिला तो उनको ब्रॉन्ज मिलेगा। मतलब इतना नैरो कंपटीशन मुझे लग रहा था कि शी इज़ द राइट कंटेस्टेंट फॉर मी। सिल्वर, एग्जैक्टली सिल्वर। और जब थोड़ा सा वो आगे एडवांस हुआ, फिर उसकी वो अनाउंसमेंट्स हुई, तो मुझे लगा कि नहीं ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। और सिल्वर जब अनाउंस हुए
तो उनको सिल्वर मिल गया। तो आपने कहा लो तो जी, मैं अब उन्होंने रिलैक्स पक्का। था कि अब अगली अनाउंसमेंट जो होगी वो मेरी ही होगी। अच्छा। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही किया। तो वो फिर बस वो मालिक ने इज़्ज़त लिखी हुई थी, वइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो फिर वो अल्लाह ने आसानी कर दी मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस डॉक्टर अफजाल। आई नो कि आज हमने बारिश और एलर्जीज़ और फंगल इन्फेक्शंस की बात करनी है, उस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से थैंक एट यू सो पाकिस्तान मच, टेलीविजन। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अफजाल बाजवा हैं। रिसेंटली ISAPS वर्ल्ड कांग्रेस गोल्ड मेडलिस्ट 2025। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं रेनी सीज़न की। बारिश और ये जो मॉनसून, और देखें ना ये तो चौथी स्पेल है मॉनसून की इसी साल में, तो इस दौरान पता नहीं क्यों हर किस्म के अजीबोगरीब स्किन के मसाइल होते हैं। किसी को फंगस निकल आती है, किसी को एलर्जी शुरू हो जाती है, किसी को पित्त टाइप दाने निकल आते हैं। तो ज़रा इससे रिलेटेड गाइडेंस देंगे? जी एक्चुअली बारिशें मुसलसल होने की वजह से आपको देखा नमी बढ़ जाती है। अब हवा में नमी होने की वजह से हमारी जो पर्टिकुलर जो क्रीजेज़ हैं या जो क्लोज एरिया हैं बॉडीज़ के, जैसे उंगलियां हैं तो अंदर से ये बंद रहती हैं, एक्जिला है, बगलें हैं, ब्रेस्ट का नीचे वाला जो पार्ट होता है, इवन जो जिन लोगों की टमी थोड़ी बड़ी होती है तो टमी के नीचे, तो वहाँ पे फंगस ग्रो करना शुरू करती है। फंगस के स्पोर्स यूजली हमारे जो कि एनवायरनमेंट में भी होते हैं, हवा में भी चल रहे होते हैं। ये फंगस बिल्कुल उसी तरह की होती है जिस तरह आपने देखा रोटी थोड़ी गीली हो तो उसके ऊपर उल्ली सी लग जाती है, तो उसी तरह के वो नहीं हमारी स्किन को कुछ कहती, लेकिन उस तरह की ही एक और होती है जो हमारी स्किन के ऊपर ग्रो करती है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती। उसकी वजह है एक ही घर में 10 लोग हैं, एक बंदे को फंगस बार बार उगाती है। वेरी राइट। उसमें आपकी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है ना, जैसे हमारे अंदर हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो कितनी हैं, हमारे वाइट सेल जो हैं वो कितने हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ कितनी पावरफुल हैं। तो अगर बंदे का इम्यून सिस्टम अच्छा है, अब देखें 100 में से कोई 90 से ज़्यादा जो इन्फेक्शंस है हमारी, वो तो हमारी अपनी बॉडी संभालती है। एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीज़ों का तो रोल बहुत बाद में आता है। और इंटरनेशनली जब मैं कहीं बाहर ऑपरेट करता हूँ तो वो वहाँ तो यूजुअली एंटीबायोटिक भी हम 1 या 2 दिन के लिए देते हैं। यहाँ एक ट्रेडिशन है कि हम ज़रा लंबा सा, लेकिन उसमें ह्यूमन बॉडी, इसी तरह आप पुराने वक्तों में देखें जंगों में लोगों को ज़ख्म लगते थे, एंटीबायोटिक होती नहीं थी एंड दे गेट क्योर्ड। इसी तरह आप देखें जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो इवन बच्चों के पास जूता पहनने को नहीं होता, वो बीमार ही नहीं होते। क्यों? द रीज़न इज़ उनका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी स्लीप अच्छी है, आप लिक्विड्स अच्छा इनटेक करते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छा फाइट कर लेती है इन चीज़ों से। और इन चीज़ों का, इन जगहों की जो क्लिनलीनेस है, हाइजीन मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा रोल है। कुछ लोगों की उंगलियों पे हो जाती है फंगस, यस पैरों पे हो जाती अब है। ये देखिए ना, नेल्स के अंदर एक हाइड प्लेस है, अगर हम इसको क्लेंज आउट नहीं करते, इसको साफ़ नहीं करते तो प्रॉब्लम होगा। अब वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है फंगस का या किसी जरासीम की वहाँ पे प्रेजेंस, कि वो वहाँ मौजूद है, ओके। दूसरा ये है कि वहाँ मौजूद है और ग्रो भी करना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये मेरे पास, ये मैंने कुछ दिन पहले ही ना एक डॉक्टर को भेजी तस्वीर, ये देखिए जी, अब ये देखें व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, पता नहीं अब आप क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर ये सकते, फंगस सारी नेल भी, क्योंकि हाँ ये एक नेल है हाँ जिसमें फंगस है। यस। और ये फिर ये इंटरेस्टिंगली जो ये और चल रहा मेरी है, क्योंकि मैंने ये इनकी तस्वीर ना एक भेजी डर्मेटोलॉजिस्ट को, मेरे और पास ये बैठी, कितने सालों से चल रही कह हो? रही, उन्होंने कहा 2 साल से मुझे और कहती ख़त्म ही नहीं हो रही। स्लोली क्योंकि बढ़ ही रही है। अब देखें पूरा नेल ऑलमोस्ट खा गई है। अब इसमें पीछे से नेल आता है, क्योंकि नेल की रूट ठीक है, लेकिन वो जो ही निकलता है आगे इनोसेंट सा नेल होता है, फंगस उसको खा जाती है। तो इसके लिए एंटी फंगल ड्रॉप्स, क्रीम्स, पिशो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर से रब्ता करें ना, घर पे बैठ के हर टोटका घर पे नहीं हो उसकी सकता। बजाय जो घर में करने वाले काम है ना, वो इससे पहले क्या है, लाइक डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, ऑफ कोर्स ये चीज़ें ट्रीट करेंगे तो होंगी, लेकिन उससे पहले अपनी थोड़ी सी इम्यूनिटी को भी बिल्ड कर लें। जैसे मैं जिस तरह बताता हूँ, आप वाइट ऑफ एन एग ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर अंडे से आप एलर्जिक नहीं हैं तो अंडे की सफ़ेदी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे, एल्ब्यूमिन के अंदर बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स रखे हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जीज देते हैं। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी सारी प्रोटीन है, और वो उनकी सिंथेसिस में इन अमाइनो एसिड का बड़ा रोल है। तो वाइट ऑफ एन एग, फिर जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग आप इफ़ यू गेट अप
आप अगर लेट नाइट जागते हैं और लेट उठते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर एक वीकनेस आती है। ठीक है। आप अपनी टाइम पे सोएं, फिर अर्ली उठें, मस्ट हैव अ वॉक, थोड़ा सा आप अगर बाहर निकलते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जीज रिप्लेनिश होती हैं। सो बात ये है कि अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो एक तो अपनी कोते मदाफियत को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश Yes. करें। होता ये है कि व्यूअर्स हम बहुत सी चीज़ें ना घोल घोल के लगाना शुरू कर देते हैं, वो फंगस वाली जगह पे और मजीद उड़ने लग मज़ीद बढ़ जाती जाती है। है उससे। जिस चीज़ को आपने ड्राई रखना है और उसको एक तरीके से लेके चलना है, उसी के साथ जब हम पंगे करते हैं तो वो Yes. ठीक होने वाली चीज़ फिर 2-2 Yes. 3-3 और साल पे चली particularly जाए। जो नेल वाली और ये इस तरह की फंगस होती है ना, इसमें इनको ड्राई रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे वज़ू करें, नहाएं धोएं तो उसके फ़ौरी बाद इनको पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इनको ड्राई करें। फिर घर में जब काम करना है, कोई डिटर्जेंट कोई चीज़ है तो कोशिश करें कि वो प्लास्टिक ग्लव्स पहने, लेटेक्स वाले। पॉलीथीन वाले भी नहीं, उनके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, वो पानी फिर चला जाता है। तो जो लेटेक्स वाले जो येलो कलर के रबड़ वाले ग्लव्स हैं वो पहने, उनके साथ काम करें ताकि डिटर्जेंट और ये चीज़ें इसके अंदर ना जाए। ये आपने बड़ा ज़रूरी ख्याल रखना है। और इनको ड्राई रखें ताकि जो फंगस के स्पोर्स हैं वो पानी से पैदा नहीं होते, लेकिन पानी उनकी खुराक है, वो ख़त्म ही नहीं होते, दे कीप ऑन ग्रोइंग। ये तो फंगस हो गया। अगेन डॉक्टर से रुजू, व्यूअर्स इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर से रुजू क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा। ये 2 साल जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है व्यूअर्स, ये 2 साल इनसे एक खातून का मसला चलता आ रहा है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जो स्किन में एलर्जीज हो जाती हैं, रैशेज हो जाती हैं, वो क्या है और वो क्यों होती हैं? जी, रैशेज़ में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम एलर्जिक हैं। जैसे सपोज़ पॉलन्स हैं, ये थोड़ा सा ब्लूमिंग सीज़न होता है, फूल खिल रहे होते हैं, तो उसमें हर बंदे को तो नहीं है, लेकिन जिसको एलर्जी है उसको है। अब वो पॉलन्स हवा में होंगे और वो फिर जहाँ टच करेंगे वहाँ पे एलर्जी हमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये पॉलन्स दे आर वेरी वेरी कॉमन हैं, आप इनसे स्नीजिंग और ये जो सांस के इश्यूज़ हैं ये भी इसमें बहुत आते हैं। अब ये जब रैश बनता है, अब रैश समटाइम कॉन्टैक्ट रैश भी होता है। जैसे हम कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई ऐसी कोई स्किन मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जो हमें सूट नहीं कर रहा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे मैं अगर कोई ख़ास ब्रांड, चूँकि हम नाम नहीं लेते, तो मैं कुछ ब्रांड्स हैं जिनको मैं यूज़ करूँ तो मेरी फिंगर पे यहाँ एलर्जी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी। मैंने एक हैंड वॉश यूज़ किया, मुझे याद है कि कुछ साल पहले रमज़ान में वो सेट पे रखा हुआ था क्योंकि बार बार मुझे हाथ धोने पड़ते थे, कभी किचन में कभी वो। अच्छा 3-4 दिन के बाद मुझे इचिंग शुरू हो गई ट्रू। और 5 दिन के बाद फुल ब्लोन एक्जिमा हो चुका जी था। जी जी, छोटे छोटे वो टिपिकल वो बनना शुरू हो जाते हैं ना, दाने की तरह। दाने 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 तो- और वो फिर प्रॉपर एक्जिमा बन हाँ, गई और फिर खारिश शुरू होती है, इतनी छुलना मज़े शुरू हो की, गई आपको लगता है कि इतनी मज़े और की ये खारिश जगहें और वो फिर तकलीफ कर करके फिर ज़ख्म बन जाते हैं। तो इनसे अवॉइड करने का तरीका सबसे पहले तो यह है कि आप एक तो अपनी चीज़ें जो यूज़ करते हैं उन तक लिमिटेड रहें। जैसे अनयूजुअल होता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ ट्राई करनी। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वैसे ही आपको हाँ, एहतियात करनी है। जो कोई चीज़ नई ट्राई करनी है तो उसको ट्राई करके 2-4 दिन ऑब्जर्वेशन में भी रखें कि क्या आपने कोई नया सोप ट्राई किया है, कोई नया लोशन ट्राई किया है, कोई हैंड वॉश ट्राई किया है। तो 1-2 दिनों में अगर आपको लगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ तो फिर यू कैन कंटिन्यू विद दैट। और अगर आपको लगे कि ओके नहीं, मुझे इससे थोड़ी इचिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर फुल ब्लोन रैश बनने का इंतज़ार नहीं करना। फिर आपको चाहिए कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई उसे, इसी तरह जैसे हम कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि भाई आपने जब भी डॉक्टर को मुझे दिखाना है या कहीं पर भी दिखाना है तो आपने फ़ौरन अपना नाम बता देना इन चीज़ों का कि भाई इस चीज़ से मुझे एलर्जी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और चीज़ है, जिस तरह स्किन की बात करिए तो सर के ऊपर भी तो स्किन ही है ना, स्कैल्प। वेरी राइट। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस सीज़न में। जो लोग जिनके बालों में कभी कोई इशू नहीं होता, उनका डैंड्रफ आ जाता है इस Dandruff आ मौसम में, जाता है, exactly। और प्रॉपर हैवी और मोटे मोटे गुलप्पे बन जाते हैं दानों की तरह, हाँ, वो पीले पीले से। समटाइम वो ग्रीजी सी, उसे सेबरिक अजीब सी। डेर्मेटाइटिस हम कहते हैं, वो ग्रीज की तरह की पूरी एक वो ये glands और से बनती है। दूसरा ले धाड़ादार बाल गिर रहे हैं, इतने बाल गिर रहे हैं सीजन में, इतने गिर रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही। तो ये दोनों चीज़ें भी एड्रेस अच्छा, करें। इंटरेस्टिंगली इस मौसम में हम सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं, पानी की कमी सबसे ज़्यादा इसमें होती है। हालांकि इर्द गिर्द पानी पानी है, लेकिन चूँकि मॉइस्चर और नमी की वजह से हमने अपनी वाटर इनटेक कम की होती है। इसी तरह सर्दियों में हम अपनी वाटर इनटेक कम रखते हैं, तो इसमें अपनी वाटर इनटेक को थोड़ा सा बढ़ा लें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस ले लें। इवन अगर आप ये जूसेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पानी आपको एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाता है। फिर जो मैंने देखा है हमारे लोगों में जो सबसे कमी है वो विटामिन्स की है। विटामिन्स लें, जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई है, वो हमारे बालों के लिए अच्छा सपोर्ट करता है। इसी तरह ये जो हमारी स्किन के एलर्जी के इश्यूज़ होते हैं और इस तरह के, उसमें भी विटामिन ई का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। तो विटामिन लेने चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। स्कैल्प को क्लीन करते वक्त एक जो मैं एडवाइस देता हूँ कि जब हम कोई शैम्पू यूज़ करते हैं सपोज़, तो एक तो उससे पहले हम अपने बालों को पूरी तरह गीला नहीं करते, जल्दी में होते हैं,
फटाफट पानी डाला बालों के ऊपर और फिर शैम्पू लिया और वो लगाना शुरू कर दिया। अब बाल आधे ड्राई हैं, आधे गीले हैं और एक केमिकल है जो आप उसके ऊपर मलना शुरू कर देते हैं। फिर मेल्स में पर्टिकुलरली जो सामने वाले हिस्सा है बालों का, ये बड़ा सेंसिटिव होता है। आप देखें जिसके बाल थोड़े से भी गिर रहे हैं वो सामने से गिरते हैं, पीछे वाले बाल अल्लाह ने बड़े मजबूत बनाए हैं। और मैं इसके लिए एडवाइस एक ये देता होता हूँ कि जब शैम्पू लें तो थोड़ा सा शैम्पू लें, थोड़ा सा पानी उसको मिक्स कर लें और हमेशा शैम्पू अपने बालों की बैक वाले जो हेयर हैं वहाँ से स्टार्ट करें, वहाँ झाग बनाएं और वो फोम आगे लेके आएँ ताकि उस वक्त तो केमिकल थोड़ा सा डिल्यूट हो चुका हो। इस तरह फीमेल जब करती हैं तो वो अपने जो फ्री एंड्स हैं वैसे तो अगर आप सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पूज ले लें, अब ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें इतनी मार्केट में अवेलेबल है। मेरी अपनी डॉक्टर अफजाल ब्रांड है स्किन केयर हेयर केयर की ऑर्गेनिक, उसमें भी सबसे पहली चीज़ जो मैंने बनाई थी वो शैम्पूज ही थे, हेयर फॉल के, हेयर ग्रोथ के, एंटी डैंड्रफ के, और ये ऑर्गेनिक है। इसमें हमने कोई पंगे वाली चीज, और पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है। पहले लोग कहते थे झाग नहीं इसमें इतनी बनती, मैंने कहा जी इसलिए झाग नहीं मिलती क्योंकि हम इसमें केमिकल नहीं डालते हैं। बाल आपके साफ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं क्योंकि सोप नट तो डालते हैं हम उसके अंदर। बट द फैक्ट इज दैट वो जो मसला ये ना, हमें आदत है झाग की, कि इतनी ज्यादा झाग होगी तो तब हमारे बाल धुलेंगे, तो ये गलत बात है। वेरी राइट। और फिर डायरेक्टली बालों की जड़ों के ऊपर मैं कहता हूँ मलने की बजाय पहले थोड़ा सा वो साइडों पे जो हमारे फ्री हेयर हैं उनके ऊपर बना लें और फिर वो ऊपर ले जाएं और फिर उसको मसाज करें। और जब मसाज करें तो फिर ऊपर सिर्फ बालों पे नहीं है, जो स्किन की नीचे बालों के नीचे जिल्द है उसको ना भूलें, उसके अंदर भी फिंगर की टिप्स के साथ आप उसको मसाज करें और फिर 1-2 मिनट मसाज करने के बाद फिर अच्छा उसको रिंस आउट करें। क्योंकि जब हम वॉश कर लेते हैं और हाफ हार्टेड वॉश करते हैं, जल्दी में वॉश करते हैं, तो कुछ ये केमिकल्स की कुछ लेयर्स फिर रह जाती हैं और फिर उससे भी मसला होता है, वो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसका मतलब है कि आप ये देखिए जैसे आपने सोप लगाया हाथ को और धोया पूरा नहीं है और कुछ सोप लगा रह गया, अब वो ड्राई होगा, वो पूरी स्किन के ऊपर एक क्रैटर बनाएगा, एक लेयर बनेगी, फिर नीचे ज़ाहिर है उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो शैम्पू लगाते वक्त भी एहतियात है और उसको धोते वक्त भी एहतियात है, ताकि उसको इतनी देर आप धोएं, कम से कम कोई 5-7 मिनट उसको वॉश करें। फिर इसी तरह स्विमिंग पूल का है तो उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप पूल में जाने से पहले भी वॉश करते हैं अपने आप को, बॉडी शावर लेते हैं और पूल से निकल के भी करते हैं। द रीज़न ये है कि वो चूँकि क्लोरीनेटेड वाटर होता है, ज़रा इसलिए डाला कि मल्टीपल लोगों ने पूल में जाना है तो जर्म्स ना ग्रो करें। अब वो क्लोरीन जो है वो हमें थोड़ा सा स्किन को डैमेज कर रही थी, तो जो ही इस तरह से बाहर निकलते हैं पूल से तो फिर भी अच्छा सा शावर लें और उसको अच्छा सा रिंस आउट करें और क्लोरीनेटेड सोप्स और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड भी करें तक, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है। तो डॉक्टर साहब एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे इस सीज़न के मुनासिबत जी? से? इसमें और क्वैकरी का भी कह दें। ट्रू इसमें सबसे जो मैं इम्पॉर्टेंट अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हेल्दी डाइट की तरफ जाइए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, मुदाफ़ियाती निज़ाम को या इम्यून सिस्टम को बेहतर कीजिए, विटामिन्स लीजिए ताकि आप दवाइयों से बचें और अपना ख्याल रखिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और यहाँ पे व्यूअर्स प्लीज़ मुस्तनद डॉक्टर, इसी पाकिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं डॉक्टर अफजाल की तरह, और फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ दुकानें खोली हुई हैं, एक्चुअली उनके पास सर्टिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस नहीं है। मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे लोगों ने पार्लर में जाके, सैलून के अंदर, देखिए सैलून, पार्लर, ब्यूटी पार्लर का कोई काम नहीं है कि वो हाइड्रा फेशियल्स करे अनलेस वहाँ पे प्रॉपर एस्थेटिशियन और एक डॉक्टर है मॉनिटर करने के लिए। इवन हाइड्रा फेशियल जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है क्योंकि उसमें उसके मशीनरी है वो, तो हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज कोई आपने किसी ने यूज्ड मशीन खरीद ली सस्ती में जो रिडंडेंट हो गई है, उसके अंदर अपनी अजीबोगरीब चीज़ें डाल के मुंह पे मल दिया, स्किन डैमेज हो जाती है। शादी से पहले अक्सर बच्चियाँ सैलून जाती है तो उसने कहा कि भाई हम लोग यहाँ पे बोटॉक्स भी करते हैं, करते बच्ची की शक्ल विंगी करके उसको उसकी शादी। फिर मजे की बात है कोई 1-2 दिन के लिए अच्छी चमक भी शायद आ जाती है और उसके बाद फिर सारी उम्र बेचारी वो तकलीफ में। लड़कियों की शक्लें जल चुकी है डॉक्टर साहब कि उस दिन किया तो बिल्कुल ठीक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता छाई पड़नी शुरू हुई और काले काले पैच मुंह पे पड़ गए। सो व्यूअर्स प्लीज़, अगर कोई इस तरह का काम करना है तो मुस्तनद डॉक्टर, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया लास्ट सेगमेंट में, और अभी आज 3 बजे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट है, 2:45-3 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगी काम के बाद। सो द पॉइंट इज़ प्रॉपर बंदे के पास जाएं। देखिए व्यूअर्स, बजट अगर ज़रा सा ज़्यादा भी होता है प्रॉपर बंदे के पास जाने का, तो बाद में ठीक कराने के पैसे तो नहीं आपको खर्च करने पड़ते ना। आप जाके कहीं 10,000 की ट्रीटमेंट करा लेते हैं जो एक्चुअली 25,000 की होती है, फिर वो 10,000 की ट्रीटमेंट आपको इतनी भारी पड़ती है कि लाखों रुपए का आप खर्चा करते हैं, फिर उसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके जिसके 25,000 आपको चुप रहे थे, फिर आप कॉम्प्लिकेशन ट्रीट कर रहे होते हैं। पहले आपने सिंपल ट्रीट करना है। सो प्लीज़ क्वैक्स के पास जाना छोड़ दें, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ब्रिलियंट एम्पावर्ड ख़वातीन से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद अब वक्त हुआ जाता है किचन में नज़र डालने का, क्योंकि क्विक रेसिपीज तैयार करती हैं शेफ़ तैयबा ने। जी बिल्कुल तैयार कर दी हैं और आपकी बहुत फेवरेट है। और इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है और एंड में मैंने सिर्फ इसमें लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लिया था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तैयबा, अमेजिंग। बैंगन का भरता भी तैयार किया और कद्दू का रायता। यू कैन गो फॉर हेल्दियर ऑप्शंस एज वेल व्यूअर्स। बात यह है कि हम हर चीज़ को तेलों में और घियों में जब पका के इतना हेवी कर देते हैं तो उसका असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। डॉक्टर साहब ने भी ब्रेक से पहले ये बात की कि अच्छी खुराक कितनी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे व्यूअर्स अच्छी खुराक इंपॉर्टेंट है वहाँ पे तालीम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन, स्पेशली MBBS डॉक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि पढ़ लिख के बच्चियाँ डॉक्टर बन जाती हैं, अपनी रेजिडेंसी भी कर लेती हैं और अपने नाम के साथ अब डॉक्टर लगा सकती हैं, लेकिन जैसे ही रिश्ते की बात या शादी हो जाती है तो या तो विद इन फ्यू मंथ्स या शादी से पहले ही वो काम छोड़ देती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो छोड़ना चाहती हैं, इसलिए क्योंकि सोसाइटी का और घर वालों का और ससुराल का इतना प्रेशर होता है कि भाई हमें बहू तो चाहिए डॉक्टर, लेकिन प्रैक्टिसिंग बहू नहीं चाहिए। सो बात यह है कि इतना ज़्यादा जब हम अपनी बच्चियों को और बच्चों को पढ़ा लिखा के एक लेवल पे पहुंचाते हैं, उसके बाद उनको अपना फ़ैसला लेने के बजाय ये मतलब कि वो खुद अपने फ़ैसले ले, किसी भी आम इंसान की तरह हर इंसान अपने फ़ैसले खुद ही लेता है एक सर्टन पॉइंट पे लाइफ पे। 25-25, 26-26, 35 साल की उम्र पे कहा जाता है कि भाई शादी तुम्हारी बड़ी लेट हुई है तो काम छोड़ दो वरना घर ख़राब हो जाएगा। सो बात यह है कि शादी ज़िंदगी का हिस्सा है। शादी इज़ नॉट एवरीथिंग, शादी पूरी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि शादी से पहले की भी ज़िंदगी होती है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शादी नहीं करते हैं, जो चूज़ करते हैं नॉट टू गेट मैरिड। जैसे कि मेरी बड़ी बहन है, मेरे से 2 साल बड़ी है, उन्होंने नहीं की शादी, उनको नहीं है इंटरेस्ट मैरिज में। सो बात यह है कि जब मर्द नहीं करता तो उस पर सवाल नहीं किया जाता, कहा जाता है ये तो है ही बैचलर, ज़्यादा सादा, और बड़े फ़ख्र के साथ कहा जाता है। लेकिन औरत अगर शादी भी ना करे तो उसके ऊपर भी बात की जाती है। बेसिकली हर एंगल से औरतों को टारगेट किया जाता है। तो आज हमारे साथ 4 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश ख़वातीन हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ एंड डिफरेंट करियर की फील्ड्स। आइए उनसे मुलाकात भी करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर लुबना अखलाक खान हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एंड शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट फीमेल कॉलेजेस इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? शुक्र है, आप कैसी हैं? आप PhD डॉक्टर हैं। यस। क्योंकि आपके साथ एक MBBS डॉक्टर भी है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं अपनी MBBS। बट फिक्र ना करें, उसके पीछे कोई फ़नी स्टोरी नहीं है, उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे साथ शेयर भी करेंगी। अब डॉक्टर खतीजा उमर हमारे साथ हैं। आप MBBS डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, पुलिस ऑफिसर हैं, CSS आपका एग्ज़ाम आपने पास किया 2018 में माशाल्लाह से, और नाउ शी इज़ द एडिशनल SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट द शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कहानी तो मैंने बहुत ज़ोर से सुननी है कि किधर आप आई, ये हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव एक बहुत ही खूबसूरत नाम की यंग लेडी जिनका 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोकल और इंटरनेशनल टेक इंडस्ट्री में। टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एट टिक्सल। हमारे साथ हैं मुस्तबीन इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तबीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। इसका मतलब क्या है? ये एक टर्किश वर्ड भी है और अराबिक भी है, बट जो मोस्टली यूज़ होता है वो काइंड से यूज़ होता है। काइंड माशाल्लाह। एंड देन वी हैव विद अस ए ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश्ड वुमन। कमर्शियल पायलट हैं एंड चीफ इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत से अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। कैप्टन शनीला रटोर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू इन अ मॉर्निंग शो। तो मैम, आपको हमने कैप्टन साहिबा बुलाना है, एक्चुअली राइट तरीका क्या एड्रेस करने का? Mostly in aviation generally we are addressed as captain alone. We don't use names as such. सिर्फ कैप्टन ही कहते हैं, तो इस तरह तो कैप्टन साहिबा ठीक है ना? That's brilliant. मैंने कहा मैं एड्रेस सही तरीके से करूँ ना, ज़रा मज़ा भी आता है इस तरह करने का। अच्छा, अब सबकी अगर हमने जर्नीज़ की बात करनी है तो कैप्टन साहिबा आपसे ही आगाज़ करते हैं। कमर्शियल मतलब पायलट बनना तो अपनी जगह, बट टू बिकम अ कमर्शियल पायलट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर एंड देन गेट सो मेनी अवार्ड्स, यूजुअली पाकिस्तान में ये अनहर्ड ऑफ चीज़ होती है यूजुअली। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? Well, it started मेरी कन्वर्सेशन में इंग्लिश ज़्यादा इसलिए आती है कि मेरा जो ज़्यादा काम है वो बाहर है। I come here on a break for a few months back to Pakistan. Started off as a commercial pilot because my parents were with PIA और aviation का घराना था, तो the boost was there, but they never recommended me to be a flyer.
एंड दोज आर द टाइम्स पीपल नेवर इनकरेज लेडीज़ के वो कोई एविएशन ज्वाइन करें या फ्लाइंग बनने के जॉब्स तो हैं ही नहीं, बट आई हैड दिस नक फॉर दैट आई वांट टू बी अ फ्लाई, आई वांट टू फ्लाई एयरक्राफ्ट. The transition was, Jugan, that I became a commercial pilot. I was called in as an instructor by CA Pakistan, then by GCA Gulf. I became a chief. I was awarded ELP 6 for Asian region, माशाल्लाह. a communication English expert to evaluate pilots across the globe by Lingvax UK. Recently, I was one of the invitees of the Qatar Leadership Entrepreneurship Program in Doha, जो अभी इस वक्त as we talk हो रहा है. माशाल्लाह. Plus, the great accomplishment of all is the Global Asian Scholarship for Entrepreneur Leaders by Quantic Institute of USA. I was the one that's been awarded that. तो it's a transition. आप जो भी काम करते हैं as a female, आपकी नीयत साफ़ है. अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है कि you can't even make out कि ये कैसे हो गया. Today I am before you as a communication expert, awarded again. पाकिस्तान में talent बहुत है. माशाल्लाह. But the problem is the talent in Pakistan is tiptoe. हम उनको कहीं बैठने नहीं देते, हम उनको रहने नहीं देते. This is one of the reasons इनखला ज़्यादा है. Such as me, I don't stay back much here. But again, if you are determined, if your determination is there, we've got 50% more than females in Pakistan. अब वो दौर चला गया कि औरतों को मसाइल हैं. औरतें 50% से ज़्यादा हो गई हैं. अब ये समझ लें कि आपने मर्दों के काम संभालने हैं. लेडी सिटिंग ये मर्दों के काम है. नहीं, बट आई एम सॉरी, कहने को मर्दों के काम है, पूरी दुनिया में तो ये हर किसी का काम है. और ये जो आपने बात की ना मर्दों का काम, बचपन से आप भी सुनती आ रही हैं, मैं भी सुनती आ रही हूँ, हम सब सुनते आ रहे हैं. आया ये नहीं कोई लड़कों का काम है. स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गए ना. 14 साल की हुई मैं तो मुझे कहा कि अब तुमने क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि लड़के क्रिकेट खेलते हैं. मैं छोटी सी बड़ी हुई, हमेशा मैं एक वाहिद होती थी, सबके साथ क्रिकेट खेलती थी. जैसे ही मैं 14 साल की हुई मुझे कहा गया कि भाई स्टॉप इट, ये लड़कों का काम है. सो यही तो एक टर्म है जो बेड़ा गर्क करती है हम सबका. इसीलिए कि अल्लाह ताला ने इसीलिए स्टार्ट्स चेंज कर दिए हैं. जब 70% ख़वातीन हो जाएंगी तो दे नहीं 50% से प्लस जा रही है आपकी फिगर. कितनी होंगी कैप्टन और साहब? आप ये अंदाज़ा करें कि फिर आपके पास शादी वाली ऑप्शंस पीछे हो जाएंगी. इट्स यू हु हैज़ टू टेक चार्ज. तो बेहतर नहीं है कि पहले से हम अपने आप को आदी बना लें. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और यही बात अब मुस्तबीन आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपकी कहानी क्या है? वेल, अनलाइक कैप्टन साहिबा, मेरा पढ़ाई की तरफ अब इतना रुझान नहीं था स्टार्ट में. हाय मेरी बहन, हाय मैं सदके मेरी छोटी बहन. देखिए मेरे अब्बू आप देख रहे हैं किन लोगों के बीच में फंस के बैठी हुई हैं हम दोनों ना. लेकिन हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं. पढ़ते ही चले गए ये लोग. हाँ, लेकिन मेरे अब्बू को बहुत शौक था. हम 5 बहनें हैं, वी डोंट हैव अ ब्रदर. माशाल्लाह. तो मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि हम सब पढ़ें, और मैं सबसे छोटी हूँ. तो वो कुछ ना थोड़ी सी रिलायंस मेरे ऊपर थी कि ये क्या करने वाली. आप घर का फनकार थे? हाँ, मैं घर का फनकार मैं थी. सदके जाऊँ. तो फिर मैंने मैट्रिक में ज़रा सोचा, वो एक मजाक चलता है ना कि 2 साल पढ़ लो फिर ज़िंदगी आसान है. तो मैंने वो थोड़ा सीरियस ले लिया. मैट्रिक में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, और फिर एफएससी में इतना मेहनत, अबू बड़े खुश हुए. तो इतना अच्छा किया कि मैंने फिर बोर्ड टॉप किया, लाहौर बोर्ड टॉप किया एफएससी में. और मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन वो ट्रांजिशन हुआ एक बोर्ड टॉपर के ऊपर. वंडरफुल. उसके बाद फिर मैंने नस से ग्रेजुएशन किया एज अ कंप्यूटर इंजीनियर. मैं इंजीनियर हूँ इस टाइम पे, और 10 साल से मैं टेक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. और मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, क्योंकि मैंने मोस्टली अभी पाकिस्तान में भी काम करते हुए ज़्यादा काम हमारा इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ ही होता है. तो आजकल चैट जीपीटी और जेन एआई ये सब कुछ बहुत चल रहा होगा, तो वो काम हम खुद कर रहे हैं. तो और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो मुझे अभी इनकी बात से भी एक हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो हम मेरी क्लास में सिर्फ 5 लड़कियां थी और 40 लड़के थे. और अब स्टार्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम 5% से एटलीस्ट 15% वुमेन इन टेक पर आ चुके हुए हैं. तो ये 2012 से 2025 तक थोड़ा ट्रांजिशन हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है. And you see, and साथ साथ along with doing all of these things on a personal level, married, unmarried, married? I am married. माशाल्लाह. I'm married for 4 years. और आई डोंट थिंक सो कि मेरी करियर जर्नी में या किसी भी चीज़ में वहाँ पे कोई हिकअप आया उसकी वजह से. इसी यही तो बात है, मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है जब कोई भी इंसान घूम के कहता है कि जी हाँ तो शादी हो गई, साथ साथ काम चलता रहा. अफसोस की बात ये, मैंने एक बार पहले भी ये ऑन एयर व्यूअर्स आपके साथ शेयर की थी बात के, मैंने अपने हस्बैंड से बड़ी दफ़ा ये इस बात पे गिला करती थी कि आप ज़्यादा फीमेल एसोसिएट्स क्यों नहीं रखते हैं एट योर लॉ फर्म. फिर ये बड़े अरसे की बात है, अबाउट 10 years ago, देन आई रियलाइज्ड माई सेल्फ
कि वो बच्चियां आती हैं, वो सीखती हैं, वो बिल्कुल ठीक बड़ी मेहनत करती हैं, जैसे ही उनकी शादी होती है, क्योंकि वकील का काम सुबह से लेकर रात तक, कभी कभी सुबह के 2-2 बजे तक बैठ के आप केसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो ससुरालों में मसाइल। एंड एटलीस्ट अगर मैं वैसे ही कोई नंबर दूँ कि अगर 20 फीमेल एसोसिएट्स मेरे हस्बैंड के पास आके काम कर चुकी हैं, तो उनमें से एटलीस्ट आधी जो हैं उन्होंने इस बेस पे, बाकी उन्हें तो ऑब्वियसली और जगहों पे जॉब्स मिल गई, चले गए, वटेवर, आधी से ज़्यादा ने इसलिए जॉब छोड़ी क्योंकि उनकी शादी हो गई। ऐसा ही है। बात वही है ना कि अगर कोई इंसान करना भी चाहता है, अगर कंपनीज औरतों को अकोमोडेट, तो प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी मेहनत करके आप एक बंदे को क्वालिफाइड ये वो करके एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा दो, फिर वो बंदा कहे कि जी अब मेरी शादी हो गई है तो मैं काम नहीं कर सकता, तो वो कंपनी की भी तो मेहनत ज़ाया हो जाती है ना, इदारे की, व्हाटएवर। और ये रियलिटी है। और ऐसा है कि अभी तो फीमेल्स को भी इस तरह से हम समहाउ ट्रेन कर देते हैं मेंटली कि वो खुद भी सोचे थे शादी के बाद हम जॉब नहीं करेंगी। ये भी एक रियलिटी होती है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों, लेकिन ये बहुत चेंज होने की ज़रूरत है और हो भी रही है, इसमें चेंजेस हैं। चेंज दैट अब हम सेकंड हाफ में बात करेंगे, लेकिन अभी बाकी के हम स्टोरीज भी सुन लेते हैं। डॉक्टर खतीजा, व्हाट अबाउट तुसी की कीता है? मैनू समझ नहीं आ रही गल दी। MBBS डॉक्टर एंड देन यू वेंट इनटू द पुलिस सर्विस व्हिच इज ब्यूटीफुल एंड बोथ लोगों के काम आने वाले और बड़े पॉजिटिव प्रोफेशंस, बट कभी ऐसा सुना नहीं मैंने। एक्चुअली MBBS मैंने किया विद माय जर्नी। जब मैं MBBS करके जॉब पे गई तो मैं पेरीफ्री में गई, एंड समहाउ आई रियलाइज्ड कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, जिससे मेरी जो आउटरीच ज़्यादा हो सकती है चीज़ों के लिए। एज डॉक्टर भी आप सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन बाय डूइंग CSS एंड गेटिंग इनटू पर्टिकुलर जो ग्रुप्स होते हैं, यू गेट अ रीच टू द पीपल, जिसमें आपके एक डिसीजन का इफेक्ट बहुत सारी पब्लिक पे हो रहा होता है। तो मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग भी लगा। थोड़ा सा मेरी नेचर है, आई वांट चैलेंजेस, आई वांट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। एक चीज़ ख़त्म हुई, फिर डिफरेंट, न्यू, फिर न्यू। तो मुझे लगा कि आई शुड गो। बायोलॉजी की क्लास नहीं पास हुई, कुड़ी ने CSS भी कर लिया, MBBS भी कर लिया जी। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनसे मुझे बड़ी चिड़ चढ़ती है। ये एक ही है मेरी साथी इस ग्रुप में, वरना बाकी सारे कुछ शदीद पढ़े लिखे टाइप। मुझे लग रहा है मैं आपा की फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ। नहीं, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट स्टडीज़, मुझे कुछ डिफरेंट का होता है। यू वांटेड टू अचीव समथिंग, यू वांटेड टू बी समबडी। फॉर एग्जांपल नॉर्मली फीमेल ऑफिसर वर नॉट गोइंग आउट ऑफ प्रोविंस, तो आई वाज द वन, मेरे साथ मेरी 2 बैचमेट्स भी थी, कि हमने सबसे पहले, आई वाज फ्रॉम पंजाब एंड आई वेंट टू KP एंड आई सर्व देयर in Haripur, Aptabad and Peshawar, then Hayatabad. I served in KP and then I have come back to Punjab. So in a very smart short time I have done 7-8 districts and 2 provinces and और ये सब कुछ शादी और 2 बच्चों के साथ हुआ है। yes. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, चले डॉक्टर्स तो फिर भी वो हो जाता है। पुलिस में अक्सर जो बच्चियां आती हैं वो अवॉइड करती हैं शादी को, या डिले पे डाल देती हैं चीज़ को कि यार शादी हो गई तो शायद आगे इशू ना हो। अच्छा, लड़का ना भी प्रॉब्लमैटिक हो, प्रॉब्लमैटिक वर्ड ठीक नहीं है, बट खैर मतलब लड़का चले ना भी वो करे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इशू आ जाता है, या लड़के को घर वाले इतना तंग करते हैं कि वो सिर पकड़ के बैठ जाता है, या वो अगर स्टैंड ले भी रहा होता है, मुझे वट इस बात पे चढ़ता है कि स्टैंड लेने की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। एक सोसाइटी का माइंडसेट बन गया हुआ है ना, लेकिन वो कहते हैं कि ये डिसीजन कि आप किस बंदे से शादी कर रहे हैं आपकी आफ्टर लाइफ को डिसाइड करता है। समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड टू समबडी जो इस तरह की सेंस रखता है। ही इज़ द वन ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग एंड मेकिंग सो मेनी चेंजेस इन हिज लाइफ स्टाइल कि आई हैव टू मूव विद माई किड्स ऑल द वे टू एबटाबाद, देन पेशावर एंड देन कमिंग टू शेखुपुर एंड लाहौर, ऑल द वे मूविंग अराउंड। इट्स अ फैक्ट कि आपके लाइफ पार्टनर को बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ में करनी पड़ती हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। होता है तो उसके साथ एक किंग भी होता है, उसी तरह अगर कोई क्वीन है तो उसके साथ एक क्वीन मेकर भी होगा। मज़े की बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे बड़ा अरसा क्वीन एलिज़ाबेथ ही रही, वहाँ पे किंग बेचारे की कोई वर्थ नहीं थी, क्वीन ही थी ना, तो मेन चीज़ थी। तो जब इस किस्म की चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि मेरी बेटी को हमेशा लोग कहते थे कि इतनी प्यारी प्रिंसेस, मैंने कहा शी इज़ नॉट अ प्रिंसेस, शी इज़ अ क्वीन। यस, हम क्यों फॉलोअर्स में से बने, हम क्यों फॉलोअर्स में से बने? एंड द पॉइंट इज, हम तो ये एज वुमेन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मर्द ये ना करें, या मर्द क्यों, हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ मर्द कर सकता है वही चीज़ औरत कर सकती है। एंड एज लाइफ पार्टनर यू आर पार्टनर्स, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कभी दूसरे बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चीज़ों को लेके चलना है टीम। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट वे तो चीज़ें उस तरह से चल रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल, ही इज़ डूइंग वेल, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर लुबना, आप खुद भी
being a high achiever, mashallah, you are also, if you don't mind my sharing, married, you have 3 children. और उसके साथ साथ you are a principal of one of the largest female colleges, गुजरावाला में, right? Yes. So the point is, जब हम वहाँ की बात, तो कुछ इसके बारे में भी बताइए कि खुद भी और फिर बच्चियों को भी एम्पावर कर रही हैं। मेरी स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से है कि मेरा जो पेरेंटल बैकग्राउंड था वो एक ऐसी फैमिली से था जहाँ पे ना तो हायर एजुकेशन का ट्रेंड था ना ही कैरियर्स का, और बच्चियों को पढ़ाने से इसलिए रोक दिया जाता था कि ऐसी कड़ा ना को नौकरी करानी। सो मेरे फादर ने भी कहा कि ज़्यादा ज़ुबान ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। हाँ, तो मेरे फादर ने कहा कि बस इतना सा पढ़ो कि थोड़ी नाव हाव आ जाए, उसके बाद तुम्हारी शादी करनी, ज़्यादा पढ़ जाओगी तो इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा। हमारी कास्ट ऐसी है जिसके बारे में समझा जाता है कि लोग थोड़े ज़्यादा फ्यूडल माइंड्स की वजह से एजुकेशन की तरफ काम जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा मुझे पढ़ने दें, मैं नहीं कहूँगी कि आपने मुझे कम पढ़े से ब्याह दिया। वो फिर अगली स्टोरी है कि शादी जब हुई वो अल्लाह का शुक्र है एजुकेशन की वजह से ही हुई और हाईली एजुकेटेड फैमिली में हुई। सो मैं सिर्फ मास्टर्स थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी जब मेरी शादी हुई। मेरा जो सारा करियर है हायर एजुकेशन का और प्रोफेशनल ग्रोथ का वो शादी के बाद है। मैंने पीजीडी डिप्लोमा किया एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से स्कॉलरशिप पे, मैंने एमफिल किया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से स्कॉलरशिप पे, मैंने पीएचडी की यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद से स्कॉलरशिप पे, और 3 बच्चे मेरे हो चुके हुए थे जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की। कल मेरी जॉब के 20 साल मज़ा आता है ना कि बंदा बच्चे टोंग के साथ जा रहा होता है काम पे और दिमाग की दही निकली होती है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, और उधर एक पूरा एक इदारा है जिसको हैंडल करना है। क्योंकि इनिशियली तो हम एज प्रोफेसर्स हायर किए जाते हैं ना, तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज की फैमिली ने। आप देखिए ना, इससे ही तो बहुत सब ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप जो इन्वायरमेंट देंगे किसी भी इंसान को, रादर अभी कल मेरे ब्रदर इन लॉ का मैसेज आया हुआ था, मैंने उनके साथ शेयर किया कि कल मेरी 20th एनिवर्सरी थी सर्विस की। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो मैंने उसके साथ शेयर किया कि मुझे सबका कंट्रीब्यूशन याद है, तो उसने कहा भाभी वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू हैव मेड आवर फैमिली प्राउड। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ससुराल वाले भी अगर आप पे प्राउड हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये असल अचीवमेंट हमारे सोसाइटी में समझी जाती है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुजरांवाला डिवीज़न का जो बोर्ड है उसकी फ़र्स्ट फीमेल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने काम किया। इस वक्त जिस कॉलेज को मैं सर्व कर रही हूँ ये मेरा अपना लंबा चौड़ा नाम है, ज़रा बता दीजिए उसका नाम। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला। देखना मैंने याद ही नहीं हो रहा था, मैं खुद मैं खुद वहाँ की स्टूडेंट ना, लंबा ना, बीच में कोई एक चीज़ मिस हो जाए तो ना मीनिंग ही बदल जाता है। मैं खुद उसकी स्टूडेंट हूँ, मैंने 6 साल उसी कॉलेज से पढ़ा है, वहीं से अलमनाई हैं। यस, मैंने कहा स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा अभी भी पढ़ रही, अब क्या रह गया पढ़ने को। यस, 6 साल उस कॉलेज से पढ़ा, 6 साल वहाँ पढ़ाया। पहली प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी वही कॉलेज था, 2 दफ़ा पीपीएससी टॉप किया, 2 दफ़ा सीएम प्राइज़ विन किया एज लेक्चरर, 6 गोल्ड मेडल्स लिए ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। सो लोग मुझे पूछते हैं कि आप तो सीएसएस मटेरियल थी तो आप टीचिंग में क्यों आ गई? तो मैं ये कहती हूँ कि मैं अगर दोबारा भी जन्म लूँ तो मैं प्रोफेसर ही बनना चाहूँगी। और मैंने अपना पीएचडी का थीसिस अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बच्चे संभाले। क्यूटी पाए। और 6 दफ़ा मेरी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हुई है पीएचडी के लिए ओवरसीज़। वो मेरी फिर अपनी चॉइस थी, कुछ मेरे हस्बैंड की कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, सर्जरीज़ वगैरह का, जिसकी वजह से फिर मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से पीएचडी की, और मेरा पीएचडी का थीसिस अमेरिका की वर्मोंट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी पीएचडी फीचर हुई है। इसके अलावा यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं पाकिस्तान को एज अ रिसर्च स्कॉलर रिप्रेजेंट भी करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे 2024 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है विद कैश प्राइज़, और 101 इनक्रेडिबल कैश प्राइज़ मिला हमें तो कहीं नहीं लेके गए खाने के लिए। कमेटी निकलती है तो फिर कमेटी पार्टी तो बनती है इंशाल्लाह। ये कमेटियां ही होती है ना हाँ, जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज में भी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े भी ना दे दियो, साढ़ा भी दिल चाहता है। जरूर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन चारों से जानेंगे इन्होंने तो कर लिया और कर रही हैं, अगले कैसे करें। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ आज 4 ब्रिलियंट ओवरली अकम्पलिश्ड यंग लेडीज़ हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं इनकी जर्नी के बारे में। अब मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इंस्पायर होते हैं टीवी पे जो लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं,
देखिए हर बंदा अपनी फील्ड में जो हाई अचीवर होता है, एक्चुअली अपनी फील्ड के लोगों को हमें अपना हीरोज़ बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि भाई हुमायूं सईद ने ये चीज़ कह दी, माहिरा खान ने ये वाली चीज़ कह दी, फवाद ने ये चीज़ कह दी, या क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लोगों को बड़ा इंस्पायर होते हैं, या सिंगर से बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं। असल हीरोज़ तो ये हैं, ये वो हीरोइंस हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर हाई अचीवमेंट्स की और ज़िंदगी के सारे मामलात को साथ लेके चली। इन किसी को भी चीज़ को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया, रुकावटों को भी स्टेपिंग स्टोन्स बनाया। और अभी तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग को टच किया, सिर्फ आपको एक टीज़र दिया कि इन सब ने क्या किया। अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके नाम डालें और गूगल पे सर्च करें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितने हाई अचीवर्स हैं ये चारों खवातीन। सो कैप्टन साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ विजडम? Okay, see, first, life is a cup of coffee. It's not going to be sweet, but once you taste it, you're going to fall in love with it. Remember, be you. आपका जो ओरिजिनल जो आप है उसको चेंज ना, फेक मत बनिए। अभी आपने जो बड़ी प्यारी बात की, डोंट ट्राई टू कॉपी पीपल। Whatever you are, stick with it, but you've got to be determined. आपकी डिटर्मिनेशन वो वाहिद चीज़ है जो आपको ज़मीन से फर्श से उठा के अर्श पे बैठा देती है। बेशक। द फैमिली विमेन, ऑफ कोर्स दे हैव द चिल्ड्रन। मेरे 120 बच्चे हैं जी। Why I say so? अभी मैं आ रही थी तो I got 20 minutes late. That's against the, I am a very punctual individual. कि किसी ने एक छोटा सा बच्चा ब्रिज के ऊपर बिल्ली का छोड़ दिया था। I literally had to stop the traffic. उस बिल्ली को निकाला, एक साहब ने मेरी हेल्प भी की, उसको मैं छोड़ के then I came here. उसकी शायद वीडियो शूट भी बनी है। These are the homeless animals. जो बंदा खुद कर्ब से गुजरा हो ना, 120 हैं बिल्लियाँ और डॉग। बिल्लियाँ। it's not an NGO. I don't promote this because I don't want to beg people. Whatever I earn goes in there. तो इस determination का एक सबसे बड़ा जो support है ना, I won't say it's your parents, I won't say your relatives, not your husband or whatsoever. दुआ, the prayer of the innocent, जिनकी भी आप हेल्प करते हैं, दुआओं को अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल हाल रखिए, and it's gonna take you to places you can't even imagine. So girls out there, women empowerment की मतलब मैं कहूँगी, women are divinely empowered. All the men empowered है कि you are in this world because of us. औरतें ना होती, मर्द नहीं होने थे. You like it or not, guys out there, you're in this world because of us. Yes. भाई, और कुछ नहीं तो पैदा कहाँ से So you better start respecting women and respect the things that they have in mind. You've got to listen to them. आबादी कहाँ से कहाँ जा रही है. Eventually आपको वो पहिया जो ऊपर था वो नीचे आ रहा है. The wheel is turning. So girls, be you. Don't try to copy someone. और innovation is something. You don't have to be on your own. Be somebody that's different. Thank you so much, Captain Sahiba. And then मुस्तबीना, आप क्या कहेंगी? Well, as I told you कि मेरी जर्नी में हम फीमेल्स, हम बहनें ही थी। और मेरी जर्नी थोड़ी सी ऐसी थी कि हमें एम्पावर्ड फील करवाया गया था स्टार्ट से, बट आई डू अंडरस्टैंड कि नहीं करवाया जाता। तो मेरा फर्स्ट मैसेज तो ना पेरेंट्स से है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बेटे होंगे तो हम ये अचीव कर सकेंगे, हमारा बेटा आएगा, बेटा होगा तो हम ये लाइफ में उसको देंगे और वो फिर हमें कोई एक प्राउड मोमेंट देगा। ऐसा नहीं है। आपकी बेटियां वो सब कुछ कर सकती हैं, आपको सिर्फ उनको वो रास्ते पे चलते रहने देना है। आपने उन्हें रोकना नहीं है, चाहे वो जॉब करना चाहें, चाहे वो अच्छा पढ़ना चाहें, वो बाहर जाना चाहें, उन पे ट्रस्ट करना और उनको आगे जाने देना। और ऑब्वियसली एज अ फीमेल, मेरा फीमेल्स के लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी चीज़ें, उसमें हमारे पास टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हुई हैं। हम घर बैठे हुए चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर बैठकर ही जॉब कर रही हैं क्योंकि वो एम्पावर्ड फील करना चाह रही हैं, इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं। उनको घर पे बिठाए इसलिए क्योंकि उनकी प्रेफरेंस ही है। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, अगर इसी तरह का सोशल मीडिया उस वक्त का ज़माना होता, व्हेन आई हैड माय बेबीज आफ्टर सी सेक्शंस, ये वो कमिंग बैक टू वर्क, आई रिमेंबर हसन अभी 3 हफ्ते का था और एंड आई हैड अ सिजेरियन एंड आई केम बैक टू वर्क बिकॉज वो प्री मैच्योर पैदा हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं पूरी कर पाई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोकस है कि जी मटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव, अगर बाप ऑफ लेना चाहता है कि माँ काम कर रही है तो वो भी चीज़ अब अवेलेबल है। बट हमारे वक्तों में तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी अवेलेबल। लेकिन ये वही चीज़ है ना, हम अभी हमारे माशरे में ऐसा है कि एक अकेली लड़की अगर कुछ करना चाह रही है तो उसको बहुत सी जगहों से सपोर्ट चाहिए। उसको पेरेंट्स से पहले सपोर्ट चाहिए होती है, फिर उसको इन लॉ से सपोर्ट चाहिए होती है। या तो वो इन चीज़ों से आज़ाद हो सकती है
या फिर उसको इन कैप्टन चीज़ों साहिबा को एक है ना एग्जांपल हाँ, exactly. हमारे सामने, एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ एन एम्पावर्ड वुमन हु सेड आई डोंट नीड एनीबॉडी। यस ट्रू, बट और एट मैं द उन सेम लोगों टाइम के लिए आसानी पैदा करूंगी जो अपने लिए नहीं कर सकते, जैसे कि जो 120 अब 121 हो गए मैम 121 बच्चे हो गए अब। बट एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंस हमारे पास दूसरी साइड से आ रहा है, दैट नीड्स टू बी ऑन द पॉजिटिव एंड, द इन लॉज दैट एनीवन इज गेटिंग मैरिड टू, उधर से पॉजिटिव एंड आना चाहिए। बिकॉज अगर ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि या तो फैमिली बचा लो या जॉब बचा लो, ये चॉइस पे आना ही नहीं चाहिए। पर मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल होता है कि क्या खवातीन के अम्मी अब्बा लड़के को बता रहे होते हैं कि तू हुन ऐ करते तू उंज करते हुन छड़ दे ते ਅਸੀਂ हम कुड़ी वापस ले जाएंगे, तो द पॉइंट इज ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, टू ये गेट आउट ऑफ choice दिस होनी चाहिए। नॉनसेंस। Exactly. चलिए डॉक्टर एसपी साहिबा, मैं 5 मिनट से प्रैक्टिस कर रही हूँ डॉक्टर एसपी साहिबा कहना, मैं इतनी नालायक हूँ। जी बताइए। मेरा तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें रोल्स को जो डिवीजन की हुई ना कि ये जेंडर्ड रोल है जी, लड़कियाँ ये करेंगी लड़के ये करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट मी, नॉर्मली फीमेल्स नहीं है इस यूनिफॉर्म में इस तरह से मूव अराउंड नहीं करी, तो हमें रोल्स को जेंडर्ड नहीं करना। बिल्कुल हमें लड़कियों के माइंड्स को जेंडर्ड नहीं करना। हमारी बच्चियाँ पैदा होती हैं तो हम उन्हें एक डब्बे में फिक्स कर देते हैं, दे कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। भैया आप देखिए ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ कितना जुल्म होता है। एग्जैक्टली। सो बात ये कि चाहे लड़की है लड़का है, ट्रांस आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि कामों को जेंडर्ड मत करें। एग्जैक्टली। मतलब कोई उल्टा काम या कोई गलत चीज़ हो तो कहे ये क्या, व्हाटएवर। आई मीन इवन देन माय पॉइंट इज व्यूअर्स, हम अपना सारा वक्त जजमेंट पे गुजार देते हैं। एग्जैक्टली। तो जो अल्टीमेट जज है वो तो हमारा रब है, उसमें हम ना अपनी फनकारियाँ करें तो बेहतर है। आपके सामने एसपी साहिबा कितना क्राइम होता है आपके सामने, जस्ट बिकॉज किसी ने फैसला किया कि वो किसी और की ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसला कर सकता है। एग्जैक्टली। सो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा अगर आपने क्राइम भी रिड्यूस करना है तो। यस। जी डॉक्टर लुबना, आज के हमारे शो को आप कंक्लूड करेंगे। मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी मैं और ये पहले शॉल वाली कहानी बताए ना। शॉल वाली कहानी ये है कि ये ज़रा उठा के दिखाएंगे, अभी आपका ये है कैमरा सामने। जी, ये मुझे मंटो ने गिफ्ट भेजी है, उस्ताद बीइंग अ टीचर ऑन टीचर्स डे। सो मैं चूँकि आज एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि इट विल बी अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय डिपार्टमेंट आल्सो। सो लोग मुझे पूछते हैं मैडम आपने सीएसएस क्यों नहीं किया? सो आई एम बाय चॉइस अ प्रोफेसर। और मैं अपने तमाम यंग जनरेशन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो करें दिल से करें। स्कोप जो होता है वो फील्ड का नहीं होता, बंदे का होता है, अपनी कैपेसिटी होती है, बंदे का होता है। अपने आप से ये सवाल करें कि मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। और दूसरा, हमें थोड़ा सा शिफ्ट लाना होगा फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज़। जो किसी के राइट्स कॉलेज में बच्चियों को क्या समझाती हैं? क्योंकि आपको पता है बहुत सी बच्चियां सिर्फ एफए या बीए इसलिए कर रही होती हैं कि इसके बाद शादी हो जाएगी। एक तो अवाम की सोच है ना, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह बच्चियां इस सोच के साथ। आई रिमेंबर आई वाज स्टडीइंग इन कनेट, 90% लड़कियां सिर्फ एफए कर रही थी तब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। कंडीशनिंग की गई है ना, बचपन से हम सुनते यही आ रहे होते हैं ना कि अब इसकी शादी होनी है, अब इसकी शादी के आगे कोई सोचता ही नहीं है। शादी के बाद की मतलब बच्चियां लिटरली अपनी शादी के दिन तक का उन्होंने प्लान किया होता है, और उसके बाद का कुछ नहीं, अगली सुबह क्या होगा नहीं। उसके लिए मैं एक शेर कहती होती हूँ कि मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। शादी एक स्टेप है लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे हम बिल्कुल निगेट भी नहीं कर सकते। हमने शादी के इंस्टीट्यूट को निगेट नहीं करना, क्योंकि आखिरकार मुआशरों की बुनियाद फैमिलीज़ पे होती हैं। लेकिन वहाँ पे हम इक्वालिटी की बजाय अगर एक्विटी पे चले जाएं, इक्वल चांसेस ऑफ एजुकेशन एंड इक्वल चांसेस ऑफ ग्रोथ फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ अगर हम देंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेबल हो सकेंगी। जहन साजी की ज़रूरत है, और ये काम कौन करेगा? हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करेंगे, और हमारा मीडिया करेगा, और हमारा रिलीजन डिस्कोर्स है ना, वहाँ से जो आवाज़ें आएंगी, वो ये तीनों चीज़ें मिल के तो आपकी औरत को एम्पावर करेंगी। वो औरत जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से एम्पावर्ड हालत में पाया। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम पहली एम्पावर्ड औरत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। सो छोटा सा एक सिर्फ मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि दर्जन 13 का फार्मूला रखें, अपनी मेहनत करें, जिस भी फील्ड में जाएँ उसके टॉप को अपना टारगेट बनाएं, जहाँ रहें उसे छोटा पाकिस्तान समझें, और पाकिस्तान को बेहतर करने में अपने उस छोटे पाकिस्तान को बेहतर करने का जब आप रोल प्ले करेंगे तो अल्टीमेटली सारा पाकिस्तान जो है वो बेहतर हो जाएगा। बेशक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने ग्लास या आयरन क्लैड सीलिंग्स को तोड़ा है,
और बार बार अपने आप को प्रूव किया है। अफसोस की बात यह है कि इनको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज इस प्लेटफॉर्म पे 4 ख़वातीन बैठी हैं तो मैंने चारों की मतलब इन सब से पूछा कि मैरिड नॉट मैरिड वट क्यों। जब यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे 4 मर्द बैठते तो कभी भी नहीं उनसे पूछा जाता आपकी शादी हुई हुई है। बिकॉज शादी फॉर सम रीज़न एक हवा बना दिया गया है, बनाया था, अब काफ़ी बेहतर हो गया हालात। एंड माई पॉइंट इज़ कि इन चीज़ों से, जैसे कि एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जेंडर्स में से निकल आए, काम के ऊपर फोकस करें। जो जितना केपेबल है, वो ट्रांसजेंडर है, वो लड़की है, वो लड़का है, वो जो भी जिस भी जेंडर से बिलोंग करता है या करती है तो वो करे। हम कौन है किसी के रास्ते में खड़े होने वाले? हमें तो मदद करने वालों में और इनकरेज करने वालों में से होना चाहिए, टांग खींचने वालों में से नहीं। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।